आज हमारा टॉपिक है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कि प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन से क्या मीन है, क्या मेथड है और एक काल्पनिक क्वेश्चन लेते हो इसकी जर्नल प्रविष्टियाँ कैसे करते हैं। ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा प्रैक्टिकल वाइज भी, और थ्योरी आती है थ्योरी भी कंप्लीट। ठीक है, 15 मार्क्स के आने के चांस अच्छे हैं इसके। यहाँ देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, अधिमान अंशों के शोधन को समझाना है, पहला काम। दूसरा काम है विधियों को समझाना है, कौन कौन सी विधियां हैं। तीसरा काम है एक क्वेश्चन लेना प्रैक्टिकल मन से और फिर एंट्री करके समझाना है। तो सबसे पहले देखो, आप पहला लिखेंगे अधिमान अंशों के शोधन से क्या तात्पर्य है। अधिमान अंशों के शोधन से तात्पर्य कंपनी द्वारा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भुगतान करके अंश वापस लेना। क्या लिखोगे, कंपनी द्वारा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भुगतान करके शेयर प्रेफरेंस शेयर वापस लेना। कौन से शेयर वापस लेना, उसे हम कहते हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर कई प्रकार के होते हैं, लिखेंगे आपकी प्रेफरेंस शेयर कई प्रकार के होते हैं। उनमें से एक प्रकार होता है रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, शोधनीय अधिमान अंश। शोधनीय अधिमान अंश का कंपनी को इश्यू करने के बाद 20 वर्ष के अंदर अंदर रिडम्पशन करना ही होता है, ध्यान रखना। कोई भी कंपनी वर्तमान में ऐसे प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकती जिनका 20 वर्ष के अंदर रिडम्पशन नहीं हो। इसका मतलब है भारत में वर्तमान में केवल और केवल रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ही होते हैं। तो 20 साल के अंदर अंदर रिडम्पशन करना पड़ेगा। वापस सुने, कंपनी द्वारा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट वापस करके अपने शेयर ले लेना, पूंजी में कमी करना। क्या करके, कंपनी द्वारा अपने प्रेफरेंस शेयर वापस लेना और उनको भुगतान कर देना। ये आपके क्या कहलाता है, प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन कहलाता है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कहलाता है। ठीक है, अब बात आती है विधियां कौन कौन सी है। ज्यादा मत लिखना, सीधा विधियां टॉपिक पे आ जाते हैं। विधियों के अंदर आप लिखोगे लाभों में से शोधन। कहां से, लाभों में से शोधन। ठीक है, दूसरा आप लिखोगे नए अंश इश्यू करके। दूसरा आप क्या लिखेंगे, नए अंश निर्गमित करके। तीसरे नंबर पर आंशिक मतलब पार्टली, और चौथे नंबर पर परिवर्तन द्वारा शोधन, परिवर्तन द्वारा बाई कन्वर्जन। पहला है आउट ऑफ प्रॉफिट, लाभों में से शोधन। दूसरा है नए अंश निर्गमित करके। तीसरे नंबर पर पार्टली मतलब कुछ तो शेयर इश्यू कर दिया, कुछ लाभों से ले लिया। और चौथे नंबर पर क्या है, परिवर्तन द्वारा शोधन। ये 4 विधियां हैं। अब विधियों को मैं थोड़ा डीपली समझाता हूं। लाभों में से शोधन करने का मतलब है, यदि 5 लाख रुपए आपको पे करने हैं, 5 लाख रुपए का रिडम्पशन करना है, तो आप 5 लाख रुपए P&L या जनरल रिजर्व से लेकर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करें। P&L या जनरल रिजर्व से लेकर किस में ट्रांसफर करें, CRR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करें, मतलब व्यवस्था लाभों से करते हैं। 2 नंबर में यह क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन से लाभों को काम में लिया जाना है। तो अब मैं वापस लेता हूं लाभों में से शोधन। ये 2 नंबर के लिए, 4 नंबर के लिए और 20 नंबर, तीनों में काम आएगा। लाभों में से शोधन, आउट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अगर लाभों में से शोधन कर रहे हैं तो आप लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की अमाउंट की व्यवस्था लाभों से करते हैं। कहां से करते हैं, लाभों से करते हैं। इसके लिए
निम्न लाभों को काम में लिया जाता है। इसके लिए निम्न लाभों को काम में लिया जाता है। पी एंड एल से ले सकते हैं, स्टेटमेंट सरप्लस पी एंड एल भी बोल देते हैं। जनरल रिजर्व से ले सकते हैं, पी एंड एल से ले सकते हैं, जनरल रिजर्व से ले सकते हैं, रेवेन्यू रिजर्व से ले सकते हैं। ठीक है। किस किस लाभ से काम में नहीं ले सकते, इसके लिए आप लिखेंगे निम्न लाभों को काम में, निम्न लाभों से नहीं ले सकते, निम्न लाभों से नहीं ले सकते। ये मैं आपको 2 नंबर 4 नंबर के लिए भी बता रहा हूं। ठीक है। कौन कौन से नहीं ले सकते, सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है। किस किस से नहीं ले सकते वो देखें। पहला, आप नहीं ले सकते शेयर फोरफिटेड से नहीं ले सकते। किससे नहीं ले सकते? दूसरा, आप कैपिटल रिजर्व से नहीं ले सकते। सिक्योरिटी प्रीमियम से नहीं ले सकते, सिक्योरिटी प्रीमियम से नहीं ले सकते। प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट से नहीं ले सकते। और भी हैं, पर 2-4 नाम आप याद रख लें। शेयर फोरफिटेड से नहीं ले सकते, कैपिटल रिजर्व से नहीं ले सकते, सिक्योरिटी प्रीमियम से नहीं ले सकते। प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट का मतलब होता है समामेलन के पहले के लाभ से नहीं ले सकते। तो इनसे नहीं ले सकते, इनसे ले सकते हैं। और ये है लाभों में से शोधन। तब एंट्री क्या बनती है? लाभों में से शोधन करने के लिए आपको एंट्री करनी पड़ती है, जिस लाभ से लिया उसको डेबिट कर दो, और टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो क्या एंट्री बनेगी? पी एंड एल अकाउंट डेबिट, या जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, या रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व लिख दो। क्लियर है? ये लाभों में से शोधन 4 नंबर में आ जाए, 2 में आ जाए, या किन से ले सकते हैं किन से नहीं ले सकते आ जाए। एंट्री लिख के बताऊं या आ गई? ठीक है। अब लेते हैं, अगर मान लो हम लाभों में से नहीं कर रहे हैं तो नए शेयर इशू करेंगे। लाभों में से रिडम्पशन नहीं कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? नए शेयर इशू करके कर सकते हैं। दूसरी विधि, दूसरा है नए शेयर इशू करना। नए अंशों का निर्गमन करके, नए अंशों का निर्गमन करके। ठीक है। इसमें आप लिखेंगे कंपनी रिडम्पशन करने, प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करने के लिए मार्केट में नए शेयर इशू कर सकती है। कंपनी को रिडम्पशन करना है, अरेंजमेंट करने के लिए क्या कर सकती है? मार्केट में नए शेयर इशू कर सकती है। जैसे मान लो 5 लाख रुपए का आपको पेमेंट करना है, रिडम्पशन करना है, तो 5 लाख के नए शेयर मार्केट में इशू कर दे। ठीक है। तो नए अंशों का निर्गमन नाम से ही पता चल रहा है कि कंपनी अपने अधिमान अंशों का शोधन करने के लिए बाजार में नए अंशों का निर्गमन करके पैसों की व्यवस्था कर सकती है। एंट्री क्या करते हैं? एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिख देना, नए शेयर इशू कर रहे हैं। और शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये अरेंजमेंट हो गया। बाकी रिडम्पशन की तो जो एंट्रीज करते हैं वही करेंगे। ठीक है। अब है, अगर आप पार्टली करते हैं, पार्टली मतलब आंशिक, इसमें आप यूं लिखना कुछ लाभों में से व्यवस्था करना और कुछ आप नए शेयर इश्यू करके व्यवस्था करना आंशिक कहलाता है। तीसरा मेथड कौन सा है? आंशिक। आंशिक को हम बोलते हैं पार्टली।
अगर कंपनी 5 लाख का रिडम्पशन करना है, 3 लाख लाभों से ले लिए, कहां से ले लिए, तो नए शेयर कितने, 2 लाख के नए शेयर, ये कहलाता है पार्टली। लिखोगे कैसे, जब कंपनी अधिमान अंशों का शोधन करने के लिए, रिडम्पशन करने के लिए कुछ अरेंजमेंट लाभों से कर लेती है और जो कम पड़ जाते हैं उसके नए शेयर इश्यू कर देती है, उसे हम कहते हैं आंशिक, पार्टली कहते हैं। ठीक है। चौथे नंबर पर अगर हम बात करें बाई कन्वर्जन, चौथा नंबर है क्या है, बाई कन्वर्जन, परिवर्तन द्वारा। बाई कन्वर्जन में आप क्या करेंगे, बाई कन्वर्जन का मतलब है एक्सचेंज ऑफर। क्या है, एक्सचेंज ऑफर। एक्सचेंज ऑफर कैसे, हम एक निविदा, हम एक मार्केट में या शेयर होल्डर को ऑफर करते हैं कि आप अपने पुराने शेयर जमा करा दें और इसके बदले में नए इक्विटी शेयर ले लें, एक्सचेंज ऑफर हो जाएगा। तो हमारा रिडम्पशन भी हो गया और मार्केट में नए शेयर चल जाएंगे, आपको अरेंजमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, सब ऑफर कर देते हैं, ऑफर करके और नए शेयर दे देते हैं। क्या लिखोगे आप कि कंपनी द्वारा प्रेफरेंस शेयर होल्डर प्रेफरेंस शेयर लेकर उनके बदले में रुपए देने की जगह नए शेयर दे देती है, जिसे हम कहते हैं परिवर्तन द्वारा शोधन। इसमें एंट्री क्या होती है वो देखें। इसमें एंट्री होती है, आप करेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, अगर प्रीमियम पर रिडम्पशन है तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर डेबिट टू क्या करेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ठीक है। अब हम जब पेमेंट करेंगे तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। अब पेमेंट रुपए देते तो टू बैंक करते, हम एक्सचेंज में क्या दे रहे हैं, इक्विटी शेयर दे रहे हैं, तो क्या कर देंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर प्रीमियम पर है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम। क्लियर है। ये एक तरह से हम क्या करते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं। अब एक क्वेश्चन लेना है, मन से क्वेश्चन लेना, इजी क्वेश्चन लेना है और उसको सोल्व, काल्पनिक मदे लेते हो तो कल्पना में तो गलत मत लेना, इजी क्वेश्चन ले लेना। ये नहीं करा कि बहुत टिपिकल क्वेश्चन लेके आप रिडम्पशन करो। तो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं यहां पर, देखो, कंपनी के पास बैंक ओडी की व्यवस्था रहती है, इसलिए बैंक की दिक्कत नहीं होती। ठीक है। यह मान लो 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखा है 2 लाख। ठीक है। जनरल रिजर्व पड़ा है आपके पास 150 जनरल रिजर्व पड़ा है और बाकी सब जो भी है पड़े हैं। आपको ये ध्यान रखना है, काम की चीजें ये, पूरी बैलेंस शीट बनानी जरूरी नहीं है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ लिख देना कि 10% प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन किया गया। अब कहां से किया, लाभों से किया, जो कम पड़ गए उसके लिए नए शेयर इशू कर दिए। लाभों से व्यवस्था की गई, लाभों से व्यवस्था की गई, कहां से की, जो कम है शेष राशि के नए शेयर निर्गमित किए, जो शेष राशि उसके नए शेयर इशू कर दिए। तो देखो करना क्या है, ये क्वेश्चन बन गया। सबसे पहले हम होल्डर में डालेंगे, तो पहली एंट्री क्या करेंगे, 10% रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, क्या लिखोगे, 10% रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम पर रिडम्पशन नहीं है। ठीक है। टू प्रेफरेंस शेयर, प्रीमियम पर रिडम्पशन नहीं किया मैंने, मैं अपने जाल में फंसना नहीं चाह रहा। ठीक है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन टिपिकल बना लेते हैं और खुद ही उलझ जाते हैं। आपको जब काल्पनिक मदे लेनी है तो कल्पना तो थोड़ी अच्छी करो। ठीक है। यह आपको 2 लाख का रिडम्पशन करना है। जनरल रिजर्व में कितने पड़े हैं, 150, तो 150 कहाँ से लेंगे, जनरल रिजर्व से लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल
रिडम्पशन रिजर्व कितना 1,50,000। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 1,50,000। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, नए शेयर इशू करेंगे कितने रुपए के, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 2 लाख चाहिए थे, 1.5 लाख का अरेंजमेंट हो गया तो 50,000 हम यहाँ से ले लेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, फिर यहाँ इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। समझ रहे हो क्या? नरेशन लिखूं या लिख लोगे? नरेशन या बीइंग लगाकर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ट्रांसफर इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर, बीइंग अमाउंट अरेंज फ्रॉम जनरल रिजर्व, या नए शेयर इशू का डाल देना। ठीक है, अब आपको पेमेंट करना है तो क्या एंट्री करोगे, किसको पेमेंट करोगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। किसको करोगे, क्योंकि आपने कैपिटल को किस में ट्रांसफर कर दिया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अब आप किसको पेमेंट करेंगे, तो क्या एंट्री करेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये आपके आराम से 20 मार्क्स आ जाएंगे। हाँ, ये एक ही करना, सब विधियों का करोगे तो बेल बच जाएगी। आप एक काल्पनिक मदे लेते हुए एक का ही कर दें मिक्स में। कैसे हो गया, ये देखो लाभों से हो गया, नीचे नोट डाल देना, हमने पार्टली किया है, जिसको लाभों से भी मान ले और परिवर्तन उसमें भी मान ले, परिवर्तन द्वारा करना चाहो तो कर देना, बाकी एनफ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विभाजन योग्य लाभ वर्सेज शुद्ध लाभ। विभाजन योग्य लाभ वर्सेज शुद्ध लाभ, नेट प्रॉफिट। 4 डिफरेंट लिख देना, चाहे ये 20 में आए चाहे कितने में ही आए, डिफरेंट उतने ही होते हैं। ये नहीं कि 20 में आए तो डिफरेंट बढ़ जाएंगे। ये 4 नंबर में भी आ सकता है और इसके साथ एक डिफरेंट और दे देगा तो 15 में भी दे देगा। ठीक है, और छोटा पूछ लेगा तो ये पूछ लेगा विभाजन योग्य लाभ किसे कहते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट किसे कहते हैं। तो ये हो गया डिविजिबल प्रॉफिट वर्सेज नेट प्रॉफिट। ठीक है, अब यहां पर हमें डिफरेंट बताना, तो पहले इसका समझना जरूरी होता है कि डिविजिबल प्रॉफिट किसे कहते हैं। डिफरेंट भी हो जाएगा और आपके लिखने का भी हो जाएगा। देखो, नेट प्रॉफिट का मतलब होता है कि करंट ईयर के टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंसेज माइनस करने के बाद जो आता है वो नेट प्रॉफिट होता है। नेट प्रॉफिट जो आप 11 से जानते हैं, इसका संबंध करंट ईयर से होता है, चालू वर्ष के लाभ से होता है। ठीक है, विभाजन योग्य लाभ का मतलब है लाभ का वह भाग जो अंशधारियों में बांटने के लिए उपलब्ध है। लाभ का वह भाग, मैं चालू वर्ष के लाभ का नहीं कह रहा हूं, इसका मतलब हुआ इसमें पुराने लाभ भी हो सकते हैं साथ में। पुराना पड़ा है 2 लाख 3 लाख, इस साल कमाया 10 लाख, 10 लाख इस साल कमाया, 3 लाख पुराना पड़ा है, 13 लाख पड़ा है। 13 लाख में से कितना तो रिजर्व में डालना है, कितना P&L में पड़ा रखना है, बाकी जो विभाजन के लिए स्वतंत्र है, मतलब जिसको लाभांश के रूप में शेयर होल्डर में बांटने के लिए उपलब्ध है, ऐसा लाभ जो शेयर होल्डर में डिविडेंड के रूप में बांटने के लिए फ्री पड़ा है, उपलब्ध पड़ा है, उसे हम कहते हैं विभाजन योग्य लाभ। अब अंतर क्या बनाते हैं, देखो इसमें पहला लिखना कि इसका चालू वर्ष का लाभ जरूरी नहीं है, चालू वर्ष से बंधा हुआ नहीं है, इसमें केवल चालू वर्ष के लाभ हो ये जरूरी नहीं है। जबकि शुद्ध लाभ का संबंध केवल और केवल किससे होता है, करंट ईयर से होता है। ठीक है, इसमें पुराना लाभ भी हो सकता है, करंट ईयर का भी है, कुछ रिजर्व में से भी ले सकते हैं, उपलब्ध लाभ। ठीक है, और यह केवल और केवल किसका लाभ लेते हैं, करंट ईयर का लाभ लेते हैं। ठीक है, नंबर 2, विभाजन योग्य लाभ के लिए डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन को घटाना जरूरी होता है। विभाजन योग्य लाभ के लिए डेप्रिसिएशन घटाना जरूरी होता है, जबकि शुद्ध लाभ के लिए कंपनियां कई बार डेप्रिसिएशन को राइट ऑफ नहीं करती। विभाजन योग्य लाभ के लिए डेप्रिसिएशन का घटाना जरूरी है,
जबकि कंपनियां चालू वर्ष के लाभ में से डेप्रिसिएशन कई बार घटाती नहीं है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन डिडक्ट किया जाएगा, ध्यान रखना, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। इसमें डेप्रिसिएशन को राइट ऑफ करना जरूरी नहीं है। ठीक है, इसमें प्रोविजन 1, 2, 3 के अनुसार कंपनी एक्ट 2013 की अंडर सेक्शन 1, 2, 3, 123 मैंने पहले कराया भी था 2 नंबर 4 नंबर में, उसके अनुसार पुराने लॉस भी राइट ऑफ करने पड़ते हैं। अगर कोई पुराना लॉस है उसको भी राइट ऑफ करना पड़ता है। इसमें पुराने लॉस का चालू वर्ष से कोई संबंध नहीं है। करंट ईयर की इनकम में से सिर्फ करंट ईयर के एक्सपेंस घटाए जाते हैं। ठीक है, समझ गए? तो सबसे पहले मैंने क्या ले लिया, याद करो, शुद्ध लाभ का संबंध किसी वर्ष विशेष से है। शुद्ध लाभ का संबंध किससे है? किसी वर्ष विशेष से होता है, जबकि विभाजन योग्य लाभों का संबंध वर्ष विशेष से हो जरूरी नहीं है, चालू वर्ष से हो ये जरूरी नहीं है। विभाजन योग्य लाभ का संबंध केवल चालू वर्ष से हो ये जरूरी नहीं है, जबकि शुद्ध लाभ का संबंध किससे होता है? सिर्फ और सिर्फ किससे होता है? करंट ईयर से होता है, चालू वर्ष से होता है। इसमें अंडर सेक्शन 123 के अनुसार काम किया जाता है। इसमें अंडर सेक्शन 123 के अनुसार जो उपलब्ध लाभ है वो सारे लिए जाते हैं, जबकि मतलब जो लाभांश के लिए मुक्त है, जो लाभांश बांटने के लिए मुक्त है, इसके अंदर जो चालू वर्ष में कमाया वो लिया जाता है। ठीक है, इसमें पुराना डेप्रिसिएशन है तो उसको डिडक्ट किया जाता है, राइट ऑफ किया जाता है। इसमें डेप्रिसिएशन को राइट ऑफ करना जरूरी नहीं है। इसमें लॉस को राइट ऑफ किया जाता है। कोई पुराना लॉस है, कैरी फॉरवर्ड किया हुआ लॉस पड़ा है 123 को ध्यान में रखते हुए, उसमें पिछले साल से इस साल से पहले के लॉस को राइट ऑफ नहीं किया जाता। ये 3 या 4 आप लिख सकते हैं। समझ गए? इसी में एक पार्ट और है, इसी में एक पार्ट लेते हैं, वो आपके हैं इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड। क्या है? इंटरिम डिविडेंड। और जब इंटरिम डिविडेंड की बात आती है तो वर्ष के मध्य का होता है ये इंटरिम डिविडेंड वर्सेज फाइनल डिविडेंड। अंतरिम लाभांश और अंतिम लाभांश। अब मन से बना लो आप। अंतरिम का मतलब होता है वर्ष के मध्य में, वर्ष के बीच में। सही बीच का मतलब जुलाई जरूरी नहीं है, अगस्त जरूरी नहीं है। फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने से पहले डिविडेंड डिक्लेयर और पेड किया जाता है। अंतरिम लाभांश को समझना, ऐसे लाभांश जो वर्ष के मध्य में डिक्लेयर करके पेड कर दिए जाते हैं उसे हम कहते हैं अंतरिम लाभांश। और जो वर्ष के अंत में डिक्लेयर किए जाते हैं, नेक्स्ट ईयर पेड किए जाते हैं, वो होता है अंतिम लाभांश। अंतरिम लाभांश के लिए अलग से आपके आर्टिकल में व्यवस्थाएं होनी जरूरी है। इंटरिम के लिए क्या होनी चाहिए? पार्षद अंतर नियम में व्यवस्थाएं होनी चाहिए। पार्षद अंतर नियम में व्यवस्थाएं होनी जरूरी है। मतलब पार्षद अंतर नियम को ध्यान में रखकर इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है। इसमें पार्षद अंतर नियम में व्यवस्थाएं, अंतर नियम में अलग से व्यवस्था की जरूरत नहीं है। समझ गए क्या? मैं अपनी लैंग्वेज में बता रहा हूं। ये वर्ष के मध्य में, बीच में डिक्लेयर और पेड किया जाता है, ये वर्ष के अंत में डिक्लेयर किया जाता है और नेक्स्ट ईयर पेड किया जाता है। ठीक है, अगले साल पेड किया जाता है। ये पार्षद अंतर नियम में सेपरेट इसके लिए व्यवस्थाएं हो तब अंतरिम लाभांश दिया जा सकता है, जबकि अंतिम लाभांश तो देना ही देना है, इसमें अलग से व्यवस्थाओं की कोई जरूरत नहीं होती है। 2 तो आप ये लिख देंगे। ठीक है, ध्यान रखना, ये जो मीटिंग में आपके जो शेयर होल्डर होते हैं ना,
वो इंटरिम डिविडेंड के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में बोलते हैं और वहीं उस टाइम स्वीकृति मिल जाती है। तो कौन करते हैं? ये कह रहा है अंतरिम लाभांश की घोषणा संचालक मंडल द्वारा प्रस्तावित और अंशधारियों द्वारा स्वीकृत होती है। संचालक मंडल तो प्रस्तावित करते हैं, संचालक मंडल रिकमेंड करता है। कौन रिकमेंड करता है? रिकमेंड मतलब सिफारिश। संचालक मंडल रिकमेंड करता है, सिफारिश करता है। और अप्रूवल कौन करते हैं? अप्रूवल करते हैं शेयर होल्डर। किसके लिए? किसके लिए? इंटरिम डिविडेंड के लिए। कौन करता है? रिकमेंड करता है संचालक मंडल, अप्रूवल होती है शेयर होल्डर के दिए। ठीक है। और अंतिम लाभांश की घोषणा क्या संचालक मंडल द्वारा की जाती है? घोषणा की जाती है, संचालक मंडल द्वारा घोषणा की जाती है। कौन घोषणा करता है? संचालक मंडल। इसमें संचालक मंडल सिफारिश करता है, अंशधारी उस प्रस्ताव को पास करते हैं। इसमें संचालक मंडल डायरेक्ट डिक्लेयर कर देते हैं, क्योंकि सबको पता है फाइनल डिविडेंड तो देना ही देना है। हाँ, परसेंटेज में कुछ गड़बड़ हो सकती है, कम ज्यादा, तो संचालक मंडल करता है। ठीक है। इसे सभी अंशधारियों की सहमति से, अब देखो अप्रूवल कौन कर रहे हैं? शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर क्या कर सकते हैं? रिजेक्ट भी कर सकते हैं। रिकमेंड में अप्रूवल भी आता है, तो ध्यान रखना रिजेक्शन भी होता है। तो इसमें शेयर होल्डर क्या कर सकते हैं? कैंसिल कर सकते हैं। शेयर होल्डर क्या कर सकते हैं? रद्द कर सकते हैं। हाँ, सब पढ़े लिखे हो तुम, इसमें रद्द नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें क्या होता है? डायरेक्ट डिक्लेरेशन होती है। समझ गए? लाभांश की दर इसमें कम होती है, उसमें ज्यादा होती है। तो बीच में थोड़ा सा हमने बीच में प्रॉफिट कमाया तो बीच में दे दिया हमने, यूं मान लो। तो यह लाभांश की दर कम होती है, इसमें दर अधिक होती है, कंपेरेटिव। तो लाभांश की दर इसमें कम रहेगी और उसमें दर ज्यादा रहेगी। ठीक है। और अर्थ आप जानते ही हैं। अर्थ क्या है? कि वर्ष के बीच में, वर्ष के मध्य में डिक्लेयर्ड और पेड करना ये होता है, और वर्ष के अंत में डिक्लेयर होता है, नेक्स्ट ईयर पेड होता है, उसे हम अंतिम लाभांश कहते हैं। ये दिया जाना जरूरी नहीं है, ये दिया जाना जरूरी है। जब हम शेयर खरीदते हैं तो खरीदते टाइम ही हमें पता है कि फाइनल डिविडेंड तो मिलेगा ही मिलेगा, मिलो चाहे कभी भी। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने कौन कौन से ले लिए? गुडविल की वैल्यूएशन ले ली हमने, उसके बाद हमने अमलगमेशन AS14 ले लिया, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर ले लिया, इंटरिम डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड में डिफरेंट ले लिया, डिविजिबल प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में ले लिया। अब अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन लग जाए कि ये करवाना है तो आप कमेंट में लिख देना, मैं उसमें उस क्वेश्चन का वीडियो भी बना दूंगा। अब हम जो लेंगे वो क्वेश्चन की लिस्ट सुन लो एक बार। अब हम लेंगे एक तो शेयर की वैल्यूएशन का एक क्वेश्चन, दूसरा लिक्विडेशन का, समापन का। ठीक है, कि समापन की विधियां कौन कौन सी है, और एक दो क्वेश्चन और जो इंपॉर्टेंट लगेंगे वो इसमें ले लेंगे। ठीक है। तो देखो, कंपनी के समापन का अर्थ और इसकी विधियां। समापन का अर्थ क्या है और उसके मेथड कौन से हैं, किस किस मेथड से कंपनी को डिसॉल्व किया जाता है, समापन किया जाता है। तो इसमें ध्यान रखना, सबसे पहले तो आप पहली लाइन लिखना, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, आर्टिफिशियल है। ठीक है। जिसकी शुरुआत व समापन, जिसकी स्टार्टिंग और एंड कैसे होती है? कंपनी एक्ट की विधियों से होती है। पहली लाइन लिखोगे, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्या लिखोगे? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कृत्रिम व्यक्ति है, जिसकी स्टार्टिंग और एंड किससे होती है? कंपनी एक्ट 2013 में दी गई विधियों के अनुसार होती है। स्टार्टिंग भी आप सीधे सीधे नहीं कर सकते और एंड भी आप सीधे नहीं कर सकते, विधियों के आधार पर होगी, ध्यान रखना। ठीक है। तो कंपनी का जो अस्तित्व होता है वो सदस्यों से अलग होता है, मतलब शेयर होल्डर से अलग होता है। कंपनी का अस्तित्व किससे अलग होता है? सदस्यों से अलग होता है। मैं कुछ पॉइंट बना रहा हूं जिसके आधार पर आपको याद रखने का एक तरीका मिल जाए कि याद कैसे रखना है।
कंपनी का जो अस्तित्व है वो सदस्यों से अलग होता है। इसका मतलब है अर्थात किसी भी सदस्य के जन्म या मृत्यु पर, जन्म तो होगा नहीं नया, किसी भी सदस्य की मृत्यु होने पर कंपनी के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये नहीं कोई सदस्य मर गया तो कंपनी खत्म हो जाएगी, नहीं। किसी भी सदस्य की मृत्यु होने पर या सदस्य की सदस्यता समाप्त होने पर कंपनी के अस्तित्व पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब फर्क नहीं पड़ेगा तो समापन क्या है फिर? तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, समापन से तात्पर्य कंपनी अधिनियम 2013 की में दी गई विधियों से कंपनी को बंद करना। समापन से तात्पर्य कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत दी गई विधि से कंपनी को बंद करना, कंपनी का व्यापार बंद करना, कंपनी का समापन कहलाता है। अभी लिख के बताऊंगा। सबसे पहला देखो, आप लिखना आर्ट, ठीक है। पहला क्या लिखोगे? आर्ट या आर्टिफिशियल लिख देना। दूसरा लिखना अस्तित्व। तीसरा लिखना समापन का अर्थ। इससे आपके ब्रेन के अंदर कुछ पॉइंट आ जाएंगे। अब आर्ट लिखते ही आप क्या लिखोगे? कंपनी एक आर्टिफिशियल कृत्रिम व्यक्ति है। अब जैसे ही कृत्रिम व्यक्ति है, इसका मतलब है इसकी शुरुआत और समापन दोनों ही कंपनी एक्ट में दी गई विधियों से होता है। कृत्रिम व्यक्ति है तो शुरुआत और समापन कृत्रिम तरीके से होगा। कृत्रिम तरीका कौन सा है? कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार होगा, ठीक है। दूसरा, जैसे ही नाम आया अस्तित्व, कंपनी का अस्तित्व पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। कंपनी का पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। इसका किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त होने या सदस्य की मृत्यु होने पर कंपनी के अस्तित्व पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी लाइन हो गई। तो फिर समापन किसे कहेंगे? फिर हम लिखेंगे समापन से तात्पर्य कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत दी गई विधियों से कंपनी को बंद करना। विधियों से, शुरुआत भी विधि से है, पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम, समामेलन का प्रमाण पत्र, विधि से शुरुआत है और विधि से ही बंद है। अर्थात कंपनी अपनी सारी एसेट्स को बेचकर, कंपनी अपनी सारी एसेट्स को बेचेगी। जो रुपए आएंगे, मान लो सारी एसेट्स बेच दी, रुपए आए, उन रुपयों से पहले सबसे पहले सिक्योर्ड लायबिलिटी का पेमेंट करेगी, फिर उसके बाद अनसिक्योर्ड का पेमेंट करेगी। लिक्विडेशन के जो खर्चे होंगे, क्रय विक्रय के खर्चे होंगे ये समापन के, वो चुकाएगी। उसके बाद जो रुपए बचेंगे तो शेयर होल्डर को दिए जाएंगे, और कम पड़ गए और अगर पेडअप कैपिटल पूरी नहीं है, अगर मान लो 10 रुपए का शेयर और कंपनी ने अभी तक 8 रुपए मांगे हैं, वो 2 रुपए मंगा लिए जाएंगे। वापस सुनो, पहले आप लिखो कंपनी एक आर्टिफिशियल कृत्रिम व्यक्ति है। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसकी शुरुआत और समापन दोनों कंपनी अधिनियम में दी गई विधियों से होती है। फिर आप दूसरा अस्तित्व, कंपनी का पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, अर्थात इसका अस्तित्व उसके सदस्यों से अलग होता है। अर्थात इसका अस्तित्व उसके सदस्यों से, सदस्यों की मृत्यु या उसकी सदस्यता समाप्त होने पर कंपनी के पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात कंपनी का समापन कैसे होगा? तो समापन से तात्पर्य कंपनी अधिनियम 2013 में दी गई विधियों से व्यापार को बंद करना, कंपनी का समापन कहलाता है। अर्थात कंपनी अपनी सारी संपत्तियां बेचेगी, जो रुपए आएंगे उन रुपयों से क्या करेगी? सबसे पहले सिक्योर्ड लोन का भुगतान करेगी, उसके बाद जो रुपए बचेंगे उससे अनसिक्योर्ड लोन और निस्तारक का जितना भी खर्चा चुकाएगी। उसके बाद जो रुपए बचेंगे वो शेयर होल्डर को दिए जाएंगे। ये कंपनी का समापन होता है। एक समापन में ये भी लिख सकते हैं आप कि कंपनी एक 2013 के निश्चित नियमों के द्वारा कंपनी की डेथ कर देना, कंपनी की मृत्यु कर देना, मतलब आज के बाद कंपनी का अस्तित्व नहीं रहेगा और कंपनी अपने नाम से कार्य नहीं करेगी। कंपनी का नाम खत्म हो गया, अपना सारा कर्ज जो भी एसेट्स थी बेच दी और भविष्य में व्यापार नहीं करेगी। मतलब कंपनी की समापन का मतलब कंपनी की मृत्यु कह सकते हैं हम। अब देखो, समापन की 2 विधियां हैं, एक तो है कंपल्सरी और एक है ऐच्छिक, वॉलंटरी। स्पेलिंग सही है क्या वॉलंटरी की? एक तो आपकी कंपल्सरी, दूसरा वॉलंटरी, ठीक है। अब कंपल्सरी में होता है
विशेष प्रस्ताव पास करके समापन। क्या है? मीटिंग बुलाकर विशेष प्रस्ताव पास किया सदस्यों ने और समापन कर दिया कि हमें आज के बाद व्यापार बंद करना है। क्यों बंद करना है उसके कारणों का उल्लेख किया जाएगा, वोटिंग होगी, और अगर प्रस्ताव पारित हो गया तो कंपनी समाप्त हो जाएगी। ठीक है। दूसरा है वैधानिक सभा समय पर नहीं बुलाना। वैधानिक सभा अगर स्टेट्यूटरी मीटिंग होती है, उस समय पर नहीं बुलाई जा रही है तो कंपनी का समापन हो जाएगा। समय पर उसको फॉर्मेलिटीज तो पूरी करनी पड़ेगी, तो कंपनी का समापन हो जाएगा। अनिवार्य मतलब जरूरी हो जाएगा। फिर व्यापार प्रारंभ नहीं करना। अगर हमने सारा कुछ कर लिया, कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवा लिया, पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम सब कुछ बना लिया, और बनाने के बाद 1 साल हो गया, व्यापार शुरू नहीं किया, तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन अपने आप कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि जब कंपनी आपने बनाई है जिस पर्पज के लिए, उसका एक समय होता है, 12 महीने के अंदर अंदर वो पर्पज आपको शुरू करना होता है। तो अगर आपने 12 महीने के अंदर व्यापार शुरू नहीं किया, या 12 महीने से आपका व्यापार बंद पड़ा है, पहले चल रहा था, आपने व्यापार बंद कर दिया, 1 साल तक कंपनी जिंदा रह जाएगी, लेकिन 1 साल से ज्यादा हो गया तो कोर्ट फिर आराम उसका कंपल्सरी डिसॉल्व करवा देगी। ठीक है। तो विशेष प्रस्ताव पास करके, क्या करके? विशेष प्रस्ताव पास करके समापन किया जा सकता है। वैधानिक सभा स्टेट्यूटरी मीटिंग अगर टाइम पर नहीं बुलाएं तो समापन किया जाएगा। व्यापार प्रारंभ नहीं करने पर 12 महीने के अंदर अगर व्यापार प्रारंभ नहीं किया तो समापन कर दिया जाएगा। न्यूनतम सदस्य संख्या में कमी हो गई, क्योंकि कंपनी की शर्त है कि मिनिमम इतने मेंबर होने चाहिए। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर होने चाहिए, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर होनी चाहिए। अगर उससे कम हो गए, 7 से कम हो गए, पब्लिक कंपनी में 7 तेरे 1 मर गया, तो कंपल्सरी डिसॉल्व हो जाएगा, फिर या मृत्यु का प्रभाव पड़ जाएगा। ऋण चुकाने में असमर्थ है तो बार बार जो लेनदार आ रहे हैं, डिबेंचर होल्डर आ रहे हैं, टाइम पर आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो एक मीटिंग बुलाई जाएगी और लेनदारों द्वारा समापन कर दिया जाएगा। कोर्ट कई बार डिसॉल्व करवा सकता है। अगर कोई कंपनी इलीगल काम करने लग जाए, कोर्ट कानून की अवहेलना करने लग जाए, नियमों को नहीं माने, तो कोर्ट द्वारा समापन किया जाएगा। रजिस्ट्रार के पास अगर आप रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं, रजिस्ट्रार को समय समय पर रिपोर्ट देनी होती है, वो रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं तो अनिवार्य समापन हो जाएगा। और अगर आप सुरक्षा के विरुद्ध काम करने लग गए, मतलब हम हमारे देश की कोई गुप्त सूचनाएं बाहर भेजने लग गए, स्टेट के खिलाफ या कंट्री के खिलाफ काम करने लग गई हमारी कंपनी, तो कंपल्सरी डिसॉल्व हो जाएगा। अब इसकी एक लाइन बना भी सकते हैं हम, वैसे याद रह जाएगा। विशेष प्रस्ताव पास करके, वैधानिक सभा समय पर नहीं बुलाने पर, व्यापार प्रारंभ समय पर 12 महीने के अंदर व्यापार शुरू नहीं करने पर, न्यूनतम सदस्य संख्या में कमी, कर्जा चुकाने में असमर्थ है, न्यायालय को समापन करवा देगा। आपके रजिस्ट्रार के पास टाइम पर अगर आप रिपोर्ट नहीं देते हैं तो, और सुरक्षा के विरुद्ध काम करते हैं तो अनिवार्य समापन हो जाएगा। ठीक है। अब ये ऐच्छिक समापन है। ऐच्छिक मतलब इच्छा से। अब शेयर होल्डर को लग रहा है कि कंपनी कंटिन्यू लॉस में जा रही है या इस काम का भविष्य अच्छा नहीं है। कई बार वक्त परिवर्तित होता है, वक्त परिवर्तित होने के साथ साथ नए नए काम आ जाते हैं, पुराने काम खत्म से होने लग जाते हैं, तो शेयर होल्डर को लगता है कंटिन्यू कंपनी लॉस में जाए जा रही है, तो एक स्पेशल एक्ट सदस्य एक मीटिंग बुलाते हैं, मीटिंग बुलाकर और अपने प्रस्ताव पास करके इच्छा से समापन कर देते हैं। ठीक है। और लेनदारों द्वारा समापन का मतलब होता है यदि कंपनी के कर्जा बहुत ज्यादा हो जाता है, कंपनी के अगर कर्जा बहुत ज्यादा हो जाता है और सदस्य मतलब कंपनी उनको टाइम पर रीपे नहीं कर रही है, तो कंपनी की दूरी होती है वो लेनदारों के हाथ में आ जाती है। दूरी मतलब मेन सारी चीजें, कंपनी के पास कर्जा ज्यादा हो गया तो कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसमें लेनदार बार बार इंटरफियर करने लग जाते हैं, तो लेनदार अपने हितों को सुरक्षित करने के लिए समापन को खुद के हाथों में ले लेते हैं। उनको लगता है कि ये पूरा ढंग से चुकाएंगे नहीं, तो लेनदारों द्वारा समापन कहलाता है। मतलब यदि कंपनी की बैलेंस शीट में पूंजी से ज्यादा लेनदार हो जाते हैं या लेनदार बहुत ज्यादा, कर्जा बहुत ज्यादा हो जाता है, डिबेंचर, क्रेडिटर, बीपी, बैंक लोन, और समय पर भुगतान नहीं किया जा रहा है, तो लेनदारों के हितों को सुरक्षित करने के लिए समापन किसके हाथों में चल जाता है? लेनदारों के हाथों में चल जाता है। तो उसे हम कहते हैं लेनदारों द्वारा समापन। वापस सुनो, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप, मैं फास्टली रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले आप लिखोगे आर्ट, क्या लिखोगे? कंपनी एक
कृत्रिम व्यक्ति है जिसका पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। इसकी शुरुआत और समापन दोनों ही किससे होती है? नियमों से होती है। ठीक है, इसमें सदस्य की डेथ होने या और किसी से कंपनी की उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि इसका पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। ठीक है, फिर समापन किसे कहते हैं? कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार कंपनी के व्यापार को, विधियों के द्वारा कंपनी के व्यापार को बंद करना कंपनी का समापन कहलाता है। फिर आप लिखेंगे इसमें सारी एसेट्स को बेच दिया जाता है, जो भी रुपया आता है उससे हम लाइबिलिटीज का पेमेंट करते हैं, शेयर होल्डर को देते हैं। समापन से तात्पर्य कंपनी की डेथ है। हम शॉर्ट में कह सकते हैं समापन का मतलब कंपनी की मृत्यु है। कंपनी फ्यूचर में कभी व्यापार को चालू नहीं रखेगी, सारी एसेट्स लाइबिलिटी वो बेच चुकी है। ठीक है, अब समापन की विधियां दो प्रकार की हो गई, कंपल्सरी हो गई और ऐच्छिक। ऐच्छिक में दो हो गई, कौन सी? मेंबर्स द्वारा और क्रेडिटर के द्वारा। क्रेडिटर में इसका मतलब केवल क्रेडिटर नहीं है, डिबेंचर होल्डर भी क्रेडिटर ही माने जाते हैं। अब कंपल्सरी के अंदर कितने पॉइंट है? 8 पॉइंट है। विशेष प्रस्ताव पास करके, वैधानिक सभा समय पर नहीं बुलाने पर, व्यापार प्रारंभ नहीं करने पर, न्यूनतम सदस्य संख्या में कमी होने पर, ऋण चुकाने में असमर्थ होने पर, कोर्ट करवा दे बंद। तो कोर्ट भी कई बार इलीगल वर्क करने लग जाते हैं तब बंद करवाता है। रजिस्ट्रार के पास रिपोर्ट टाइम पर नहीं भेजने पर और सुरक्षा के विरुद्ध काम करने पर। तो ये आपके 15 मार्क्स या 20 मार्क्स से आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है।